प्रथम विश्व युद्ध एक ऐसी घटना जिसका ये युद्ध तो हुआ भारत से बाहर, परंतु इसका असर जो था वो भारत में भी देखने को मिला। ये एक ऐसी घटना है प्रथम विश्व युद्ध की जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा समुदाय है, मुस्लिम समुदाय, वो जो बंगाल विभाजन के बाद से ही भारत का समर्थन कर रहा था, भारत के साथ था, राष्ट्रीय आंदोलन में साथ दे रहा था, परंतु अचानक उसमें जो उतार चढ़ाव आया और उसने राष्ट्रीय आंदोलन में साथ देने से अलग करके खुद को पृथक निर्वाचन की बात रख दी। वो मुस्लिम समुदाय जो था वो इस प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही भारत में कांग्रेस का समर्थक बन गया और कांग्रेस का साथ देने लगा। आखिर इस विश्व युद्ध ने ऐसा क्या किया जो कई सारे देशों के बीच में हुआ और इसका असर सीधे सीधे भारत पर पड़ा। जो अंग्रेज थे उनकी वास्तविक स्थिति भारतीयों को पता चली, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो या चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस के अंदर की नरमपंथी हो चाहे गर्मपंथी हो, सबको समझ में आया कि असल में ये जो अंग्रेज हैं वो क्या करने वाले हैं। एक विश्व युद्ध ने पूरे भारत के आंदोलन की रूपरेखा ही बदल दी। आखिर ये युद्ध ने ऐसा क्या किया, तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो में यही जानने का प्रयास करेंगे। और अब तक जितना हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग अपने मॉडर्न हिस्ट्री के जितने टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का हम लोग अपना इस सेशन में दो जो मेन हमारे टॉपिक है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला जो टॉपिक है वो क्या है, वो है 1914 का प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा है कामागाटामारू प्रकरण, ठीक है। ये दो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग ये करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, तो चलिए हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध है वो हम लोग जानने की प्रयास करते हैं। एक सेकेंड, इसे मैं थोड़ा सा 1 सेकेंड। हाँ, वो थोड़ा सा एक्चुअली इसे शिफ्ट कहाँ करूँ जिससे कि आप लोगों को सब कुछ दिखे। चलिए, हाँ, प्रथम विश्व युद्ध। देखिए, सबसे पहले जब हम लोग प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट करने वाले हैं तो थोड़ा सा हम लोग ना इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि युद्ध हुआ कैसे था और इसका भारत पर असर कैसे हुआ। इसके बाद हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध वैसे तो ये हुआ था 4 अगस्त 1914 को, परंतु इसके साथ में क्या हुआ था, एक्चुअली हुआ क्या था कि जो यूरोपीय शक्तियाँ थी वे अपने अपने ना उपनिवेश को बढ़ाना चाह रही थी, वे दूसरे राज्यों पर अधिकार करना चाह रही थी, अपनी अपनी स्थिति को ना और मजबूत करना चाह रही थी, अपनी सैन्य शक्ति को भी मजबूत कर रही थी। इस वजह से इस उपनिवेश की होड़ में जो था वो सारी के सारी यूरोपीय जो देश थे वे एक दूसरे के साथ में लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते वे लोग 2 गुटों में बट चुके थे। इनका जो पहला गुट था वो आप देखेंगे कि पहला जो गुट था वो था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, टर्की यानी तुर्की, और दूसरा गुट था फ्रांस, रूस और इंग्लैंड। ये इस तरीके से 2 गुटों में बट चुके थे। होता क्या है, इसी बीच में इस युद्ध की शुरुआत कैसे हो जाती है, इस युद्ध की शुरुआत जो है वो ऑस्ट्रिया हंगरी के जो राजकुमार थे फर्डिनेंड, उनकी हत्या के बाद होती है। देखिए, ये 2 गुट में बंटने के बाद ना एक चिंगारी की जरूरत थी इन दोनों देशों को, इन दोनों इस यूरोपीय देश को, कि अगर कुछ छोटी सी भी एक विवाद आया ना तो ये एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार थे, क्योंकि एक दूसरे को हराने की तो कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे पर अपना दबदबा बनाने की तो कोशिश कर रहे थे ये लोग। बस इसका जो चिंगारी का काम जो करता है वो क्या करता है, राजकुमार फर्डिनेंड की मृत्यु। जब राजकुमार फर्डिनेंड की मृत्यु होती है तो ये जो थे ये जो फर्डिनेंड की जो हत्या करने वाले जो व्यक्ति हैं वे सर्ब जनजाति के माने जाते हैं और वे सर्ब थे। सर्ब होने की वजह से इनको सर्बिया से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो जो ऑस्ट्रिया था वो सर्बिया के विरुद्ध हो गया कि यानी कि हमारे जो राजकुमार है उनकी हत्या किसने करी है, सर्बिया ने करी है। इसलिए ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में विवाद शुरू हो गया। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया। अब ये जो सर्बिया था ये इसका समर्थन दे रहा था रूस। क्यों? क्योंकि जो रूस था वो कहता था कि जो सर्बिया की जनजाति है और जो मेरी जनजाति है यानी इन दोनों की जनजाति थी वो स्लाव जनजाति मानी जाती थी। तो रूस कह रहा था कि हम दोनों एक ही जनजाति से बिलोंग करते हैं, तो अगर कोई सर्बिया पर हमला करेगा यानी वो मेरे पे हमला करेगा। उनका ये कहना था, वो रूस जो था वो खुद को स्लाव जनजाति का रक्षक मानता था। तो रूस का कहना था अगर किसी ने सर्बिया पे हमला किया यानी उसने मेरे पे हमला किया, इस वजह से रूस शामिल हो गया इसमें,
सर्बिया की वजह से। अब जब रूस शामिल हो गया तो ऑस्ट्रिया का जो दोस्त था वो जर्मनी था। जर्मनी ने कहा कि ऑस्ट्रिया हमारा मित्र है, तो अगर कोई ऑस्ट्रिया पे हमला करेगा, उसका विरोध करेगा, तो वो मेरा भी विरोध करेगा। इस वजह से धीरे धीरे युद्ध में ऑस्ट्रिया के साथ कौन शामिल हो गया? जर्मनी शामिल हो गया। ठीक है, अब देखिए रूस देने लगा सर्बिया का साथ, तो रूस शामिल हो गया। ऑस्ट्रिया का साथ देने लगा जर्मनी, तो जर्मनी शामिल हो गया। अब जब जर्मनी शामिल हो गया इसमें, तो जो फ्रांस था वो रूस का अच्छा दोस्त था, तो फ्रांस ने कहा कि अगर कोई रूस का विरोध करेगा तो हम भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो फ्रांस भी शामिल हो गया किसमें? रूस में। अब यहाँ से देखिए कैसे कैसे ये लोग ना बोलते हैं ना कि एक जगह से दूसरी जगह घूमते घूमते अपनी जगह पे पहुंच जाना, वही हाल है। रूस का साथ देने लगा फ्रांस, तो फ्रांस भी इस युद्ध में शामिल हो गया। अब क्या था कि जो जर्मनी था वो कह रहा था कि हमें ये जो फ्रांस है वो डायरेक्ट तो इसमें घुस नहीं सकता है, और जर्मनी का साथ दे रहा था साथ साथ कौन? टर्की भी और इटली भी, ये दोनों देश भी इसके साथ हो रहे थे। ठीक है, अब देखिए इसमें इंग्लैंड भी शामिल हो जाता है, क्योंकि इंग्लैंड जो था वो ये जो जर्मनी थी वो कह रहा था जर्मनी कि हम जो है और फ्रांस को ऐसे नहीं हरा सकते हैं। क्यों नहीं हरा सकते हैं? तो देखिए अगर फ्रांस को हराना है, फ्रांस बहुत ही अच्छा मजबूत देश था, तो उसने अपनी रक्षा के लिए ना बहुत ही अच्छी तैयारी करके रखी थी। उसके किले बहुत मजबूत थे, उसका जो सीमा था वो बहुत ही अच्छा सुरक्षा से लैस था, इसलिए इतना आसान नहीं था कि फ्रांस को बहुत ही आराम से जाकर के हराया जा सके। तो जर्मनी ने ये उपाय सोचा कि क्यों ना हम जो ऑस्ट्रिया का साथ दे रहे हैं, तो ऑस्ट्रिया का साथ देने के लिए हमें फ्रांस को पहले हराना होगा। तो हम फ्रांस को डायरेक्ट ना घुस करके बेल्जियम होते हुए घुसे। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मान के चलिए, यहाँ पे अगर जर्मनी है, ठीक, इसके नीचे बेल्जियम पड़ता है, और ठीक इसके नीचे ना फ्रांस आपका पड़ता है, इस तरीके से पड़ता है वो। ठीक है, तो जर्मनी के दिमाग में था कि अगर जर्मनी डायरेक्ट फ्रांस पे आ जाए, उसकी सीमा से लड़ेगी, तो युद्ध बहुत लंबा चलेगा। क्यों? क्योंकि फ्रांस के पास में उसकी सीमा का सुरक्षा बहुत ही अच्छा है। तो ये जर्मनी ने सोचा क्यों ना हम बेल्जियम होते हुए घुसे फ्रांस के अंदर। ये बात जर्मनी ने सोची। क्यों? क्योंकि बेल्जियम एक छोटा मोटा देश है, तो वो उतना कड़ा सुरक्षा नहीं रखा रहता। इसको ऐसे समझ लीजिए ना कि अगर मान के चलिए आपका घर है, आपके घर के ये आपका घर है, और आपके घर के बगल में किसी आपके दूसरे किसी अनजान इंसान की, चाहे जो भी छोटा मोटा सा घर है, और आपके उसके घर के बगल में कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जिससे आपको मिलना है, तो आपको इधर से जाने में बहुत समस्या आ रही है, चाहे बीच में कोई रोड हो, सड़क हो, तो आप क्या करेंगे? यहाँ एक छोटा मोटा घर है, आप डायरेक्ट यहाँ इस घर में घुसेंगे, इस घर से होते हुए उसके पास चले जाएंगे। ये भी कर सकते हैं, नहीं बोलते पीछे के रास्ते से खुले रहना। बस वही बात है, जर्मनी ने सोचा कि हम डायरेक्ट सामने से न जाके पीछे के रास्ते से जाए, इसलिए जर्मनी ने क्या किया? बेल्जियम का सहारा लिया। अब जब जर्मनी ने बेल्जियम का सहारा ले लिया, तो इससे क्या हो गया? इससे मुद्दा और ये बिगड़ गया। मुद्दा क्या बिगड़ गया कि जो जर्मनी थी वो बेल्जियम जो था वो कहीं ना कहीं जो आपका इंग्लैंड था, यानी जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन जो था वो आपका बेल्जियम को बहुत ही अपना मतलब बेल्जियम का साथ दे रहा था। ठीक है, वो कहता था कि जो बेल्जियम पे हमला करेगा उसके विरोध में हम खड़े हो जाएंगे, तो वो बेल्जियम का समर्थक था। इस वजह से इंग्लैंड भी इस युद्ध में कूद गया। ठीक, इस तरीके से ये चीजें बनी, ये पूरा का पूरा एक तरीके से युद्ध का मैप तैयार हो गया और युद्ध शुरू हो गया। अब इसका असर भारत पर कैसे होता है ये समझते हैं। देखिए ये घटना कब की थी? ये घटना थी 4 अगस्त 1914 की। 2 गुटों में बट चुका था। प्रथम गुट था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और टर्की, ये मैंने आपको समझा दिया है। दूसरे गुट में था फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, ये टर्की यानी कि तुर्की। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आखिर में इसमें भारत पे असर कैसे इसका आया। तो इसका भारत पे देखिए असर ऐसे आया कि जो युद्ध के समर्थक थे, इस युद्ध में समर्थन दे रहे थे भारत की ओर से कौन कौन? कांग्रेस थे, मुस्लिम लीग थी, मॉडरेट थे और नेशनलिस्ट और राज्य रजवाड़े। इतने सारे जो थे भारत के अंतर्गत इतने सारे समर्थक जुटे हुए थे जो युद्ध में समर्थन दे रहा था ब्रिटेन के। ठीक है, सॉरी, राज्य रजवाड़े क्यों साथ दे रहे थे भाई? तो भाई वो ब्रिटेन का साथ दे रहे थे, मजबूर थे, इसलिए ब्रिटेन का साथ दे रहे थे क्योंकि ब्रिटेन का कब्जा था हमारे देश पे। तो राज्य रजवाड़े अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए फिर ब्रिटेन का साथ दे रहे थे। ठीक, कांग्रेस, अच्छा ये नेशनलिस्ट जो थे वे राष्ट्रवादी थे, तो वे भी साथ दे रहे थे। ठीक, अब इसमें मेन जो मुद्दा आता है ना वो कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का आता है। मुस्लिम लीग जो थी वो साथ क्यों दे रही थी, उसके बाद समझेंगे कि कांग्रेस क्यों साथ दे रही थी। देखिए मुस्लिम लीग जो थी उन्हें वो जो थी, चूंकि आपने देखा कि जो 2 गुट बटे थे, इसमें प्रथम गुट में तुर्की भी था।
वो एक मुस्लिम कंट्री है। मुस्लिम लीग जो था, तुर्की के जो खलीफा थे, उस तुर्की के जो सुल्तान थे उसको अपना खलीफा मानते थे। तो अंग्रेजों ने ये कहा था कि अगर ब्रिटेन जो है वो जीत जाती है इस युद्ध में, तो तुर्की को वो इस युद्ध में कोई हानि नहीं पहुंचाएगी, ये बात ब्रिटेन ने कही थी। लेकिन जब युद्ध होता है और युद्ध जीत जाता है, इसके ठीक उल्टा वो ब्रिटेन करता है। अब कांग्रेस ने क्यों साथ दिया, इस बारे में समझते हैं कि कांग्रेस ने इसलिए साथ दिया क्योंकि ब्रिटेन जो था उसने कहीं ना कहीं एक आश्वासन दिया था कि हाँ, अगर ब्रिटेन जीत जाता है तो हमारे लिए हम जो है वो राजनीतिक अधिकारों की व्यवस्था करेंगे, जिससे स्वराज में, स्वशासन में आपको सहायता मिले। उसने डायरेक्ट नहीं कहा था कि हम ये करेंगे ही करेंगे, उसने कहा, एक आश्वासन दिया था। तो गांधी जी को ये बात लगी कि शायद ऐसा हो सकता है कि हाँ, ये चीज़ करे ब्रिटेन हमारे लिए। तो गांधी जी जो थे इसमें खुल करके समर्थन करने लगे अंग्रेजों का, कि चलिए हम जो है अंग्रेजों का अगर सहयोग करेंगे तो हो सकता है हमें स्वशासन की प्राप्ति हो जाए, जिससे कम से कम भारतीयों की राजनीति में कुछ अच्छी स्थिति आ जाए, उनकी राजनीतिक स्थिति जो है वो मजबूत हो जाए। इसलिए महात्मा गांधी जी इसमें शामिल हो गए। ठीक है। अब मुस्लिम लोग लीग जो था वो तो खुल के समर्थन दे रहा था, क्योंकि ब्रिटेन ने भैया उन्हें बहुत अच्छा से कह रखा था कि आपके तुर्की को जो है हम अच्छे से उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे, कोई भी कठोर नियम नहीं लाएंगे। पर उन्होंने बिल्कुल उल्टा किया। जैसे ही ये जीत गए, अब देखिए, जो उदारवादी थे, यानी कांग्रेस के जो उदारवादी थे, वे समर्थन का कारण क्या था, स्वराज की मांग का पूरा होना। उन्हें लग रहा था कि हमारी जो स्वराज की मांग है वो क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। लेकिन हुआ तो भी इसका ठीक ही उल्टा है। इसमें जो मेन सहयोग जो दे रहे थे वे तिलक और गांधी जी का सहयोग रहा। उन्होंने सरकार की सहायता के लिए धन और सेना के लिए सिपाही दोनों की व्यवस्था करने के लिए वो गांव गांव घूमने लगे। ठीक है, वे गांव गांव जा करके धन इकट्ठा करने लगे, चंदा इकट्ठा करने लगे। एक तरीके से मानिए तो सेना के लिए जो लोग थे उन्हें समझा करके, बहला फुसला करके सिपाही बनने के लिए उनको मजबूर करने लगे, समझाने लगे कि इससे हमारे देश को का ही तो, क्योंकि उन्हें तो खुद ही लग रहा है कि अंग्रेज हमारा साथ देंगे। तो इसलिए उन्होंने जनता को भी समझाया कि अगर आप जो है हमारा साथ देंगे, ब्रिटेन का इस युद्ध में हम लोग साथ देते हैं, तो हमारे देश में बहुत जल्दी स्वशासन होगी, हमारा भी स्थिति जो है वो अंग्रेजों की बराबर चलेगा, तो हमें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। जो हम अपने देश में रहते हुए गुलाम महसूस कर रहे हैं वो नहीं होगा। अगर हमारे बीच का कोई व्यक्ति, हमारे बीच का कोई भारतीय निकल करके राजनीति में चला जाता है, सरकार के अंदर चला जाता है, तो वो हम भारतीयों के हित की बात सोचेगा। तो ये चीज़ होगी हमारे लिए। तो गांधी जी ने इस बात का खुल करके समर्थन दिया और लोगों को भी समझाया। अब इसका असर क्या होता है, इसका असर ये होता है, ये सारी व्यवस्था का कारण क्या था, ये सारी व्यवस्था का कारण था लॉर्ड हार्डिंग की बुद्धिमानी। लॉर्ड हार्डिंग बहुत बुद्धिमान था, उसने चतुराई से लोगों को कन्विंस किया कि हम ये सब करेंगे। मुस्लिम लीग को भी समझाया और कांग्रेस को भी समझा के रखा। कांग्रेस के जो नरम दल के नेता थे उन्हें ये बात लगी। इससे क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट ये आता है कि जो मुसलमान के विरोध, अच्छा मुसलमान के विरोध का कारण तो मैं बता दिया कि सरकार के द्वारा टर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा। ठीक, मुसलमानों ने इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि सरकार ने तो कहा था कि वो टर्की का विरोध करेगा ही नहीं। बाद में मुसलमानों ने विरोध क्यों किया कि सरकार ने टर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, जबकि अंग्रेजों ने ये बात कहा था कि हम ये चीज़ नहीं करेंगे। तो ये चीज़ मुसलमानों को दिख गया कि अरे ये तो जो हमसे इन्होंने कहा वो तो किया ही नहीं। और युद्ध के बाद तुर्की चूंकि हार जाता है, तो उसके बाद ये पूरी तरीके से बहुत ही कठोर शर्तें लगा देते हैं तुर्की के ऊपर, जिसकी वजह से मुसलमान जो थे वो पूरी तरीके से भड़क जाते हैं। तो ये अंग्रेजों के लिए एक ना गलत रास्ता उन्होंने अपना लिया। अब मुसलमानों के विरोध का लाभ किसे मिला, इसमें मुसलमान ने जो विरोध किया अंग्रेजों का, इससे लाभ मिला कांग्रेस को। कांग्रेस के भी मुस्लिम लीग समर्थक बन गए। वे बोले कि अकेले तो हम लड़ नहीं सकते अंग्रेजों से, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमें इसके लिए कांग्रेस का साथ लेना होगा। कांग्रेस का अगर हम साथ ले लेते हैं तो हम मिलजुल करके अंग्रेजों का विरोध कर सकते हैं। इसलिए कांग्रेस के साथ मिल गई मुस्लिम लीग। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम बात करें, हमारा ये टॉपिक यहाँ खत्म हो जाता है कि किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध आया और प्रथम विश्व युद्ध ने भारत पर असर डाला कि वापस से कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग जो थी वो मिल गई। इससे पहले मुस्लिम लीग जो थी वो कांग्रेस से अलग होकर के अलग ही विचारधारा का प्रवाह कर रही थी। वे अलग से अपने लिए सोचने लगी थी। उन्हें लग रहा था कि
हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है तो हमारी राजनीति में हमारी भागीदारी कम हो जाएगी, इसलिए वो चाह रहे थे कि अंग्रेज भारत से ना जाए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज भारत में है तो हमारी स्थिति कितनी कमजोर होती चली जा रही है, अंग्रेज जो है वो जो बोल रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, इस वजह से मुस्लिमों ने क्या किया, भारतीयों का साथ देना स्टार्ट कर दिया और कांग्रेस का सहयोग लेने लग गए। वो सब कुछ तो वो अपने लिए कर रहे थे, अपने हित के लिए कर रहे थे। चलिए 1914 में दूसरी घटना होती है, उस घटना का नाम है कामागाटा मारू प्रकरण। ठीक है, ये भी 1914 में होती है। क्या था, ये एक विवाद था। ठीक है, ये कामागाटा मारू प्रकरण क्या था, एक विवाद था। ये कहाँ हुआ था, ये कनाडा में हुआ था, भारतीयों के प्रवेश को लेकर के। कनाडा में जो भारतीय थे वे प्रवेश कर रहे थे, उस बात को लेकर के ये विवाद हुआ था। इस विवाद में हुआ क्या था, इस विवाद में हुआ था कि इसका कारण क्या था, पहले जान। इसका कारण था कि कनाडा की जो सरकार थी उनके नियम जो थे बड़े कठोर थे। उन्होंने कहा था कि जो भारतीय सीधे भारत से नहीं आए हैं, अगर कोई भारतीय है वो डायरेक्ट अपने भारत से नहीं आ रहा है तो कनाडा के सरकार ने अपने यहाँ प्रवेश करने से उसे मना कर दिया था। अगर आप दूसरे देश से होते हुए आ रहे हैं हमारे कनाडा में तो आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। ये कनाडा की सरकार ने ये नियम लगा दिया था। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से 35 भारतीयों को प्रवेश की अनुमति मिली जो सीधे भारत से कनाडा नहीं गए। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने ना एक अलग ही काम कर दिया। नवंबर 1913 में, नवंबर 1913 में सुप्रीम कोर्ट, कनाडा की जो सर्वोच्च अदालत थी, उसने क्या किया, उसने एक ऑर्डर पास किया। उसके ऑर्डर के तहत जो 35 भारतीय थे जो वो डायरेक्ट वो कनाडा, भारत से कनाडा नहीं गए थे, वो कहीं और से होते हुए आ रहे थे, उनको प्रवेश की अनुमति दे दी कनाडा की सरकार ने। ये बात भारतीयों को बड़ा अच्छा लगी कि चलो अदालत ने इतना तो अच्छा काम कर दिया। अब हम लोग जानते हैं वैंकूवर की घटना। वैंकूवर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटती है कि कामागाटा मारू नामक जो जहाज था उसका प्रयोग किया। किसने किया, भारतीय मूल के एक व्यापारी थे जिनका नाम था गुरुदत्त सिंह। देखिए ये घटना में कामागाटा मारू प्रकरण क्या आता है, ये एक जहाज था। कामागाटा मारू जो था एक जहाज था और भारतीय मूल के एक व्यापारी थे जिनका नाम था गुरुदत्त सिंह ने दक्षिण पूर्व एशिया के करीब 376 यात्रियों को, कितने यात्रियों को, तो 376 यात्रियों को बिठा करके वैंकूवर के लिए प्रस्थान किया कि हम लोग वैंकूवर जाएंगे। ठीक है, इतने आदमियों को गुरुदत्त सिंह ने लेकर के चल दिए। इससे क्या हो गया, देखिए इसका परिणाम क्या होता है। जब वो जहाज लेके चले तो इस जहाज के वैंकूवर पहुंचने से पहले ही कनाडा की सरकार ने इसे फिर से रोक दिया। आदेश तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वहां की, लेकिन वहां की सरकार ने इसे रोक दिया। अब यात्रियों को जो, और साथ ही वहां पे पुलिस की निगरानी रख दी, जिसकी वजह से यात्री जो थे वे जहाज से उतर ही नहीं पाए नीचे, उन्हें नीचे उतरने नहीं दिया गया। अब इसका असर क्या होता है, इसका असर ये हो जाता है कि शोर कमेटी का गठन होता है। इस बात को लेकर के शोर कमेटी या तटीय समिति का गठन होता है। इनमें कौन कौन शामिल थे, इसमें थे हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, मोहन लाल पाठक। इनकी अगुवाई में ये कमेटी का गठन होता है। ठीक है, इसका सहयोग मिलने, इनका सहयोग से क्या हो जाता है, इनके सहयोग से इस कमेटी में जो शामिल लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और यात्रियों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने की योजना बनाई। इन लोगों ने कहा कि एक बार आप ही सरकार, आप ही की अदालत ने हमें अंदर आने के लिए, प्रवेश करने के लिए इजाजत दी थी। 35 भारतीय को जब इजाजत मिली तो फिर हमें क्यों नहीं मिल रहा है। इस वजह से ये लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम कानूनी लड़ाई लड़े। कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तो भाई पैसे की जरूरत होती है। इन्होंने आपस में क्या किया, चंदा इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया और अमेरिका में रह रहे भारतीयों ने भी सहयोग दिया इस वजह से, क्योंकि वे सभी भारतीय थे और भारत के ही लोग फंसे हुए थे। इसलिए जो भारतीय थे अमेरिका में रह रहे उन्होंने भी सहयोग दिया। इससे क्या होता है, इससे ये हो जाता है कि इसका परिणाम निकलता है कि सरकार ने इस सख्त रवैये के कारण इस जहाज को वैंकूवर की जल सीमा को छोड़ना पड़ गया। सरकार का रवैया नहीं बदला, इस वजह से जो जहाज थी उसको वैंकूवर की जो सीमा थी, जल सीमा थी, उसको छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों ने जहाज को कहा कि सीधे आप कलकत्ता लाइए, जिसे बीच में मत रोकिएगा कहीं से, सीधा आप कहाँ लाइए, कलकत्ता लाइए। इसका परिणाम क्या निकलता है, 18 यात्री की मौत हो जाती है और 202 यात्रियों को जेल की सजा होती है। जहाज जैसे ही बजबज पर पहुंचता है तो जो कोलकाता यानी बजबज यानी कोलकाता, वहां पे पहुंचने पर ही यात्री और पुलिस में संघर्ष हो जाता है और ये घटना हो जाती है। क्यों होता है ये संघर्ष क्यों होता है, क्योंकि जो उसके अंदर यात्री थे वे बहुत गुस्सा थे, बहुत ही क्रोधित थे कि हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ और आपने हमें तुरंत कलकत्ता बुला लिया। क्यों बुलाया, हम जो चाह रहे थे हमें करने देते, वो नहीं करने दिया गया। इस वजह से वो क्रोधित थे और वे आकर के क्या किया उन्होंने, या अब पुलिस भी इधर से गुस्सा थी, पुलिस भी क्रोधित थी। इस वजह से दोनों में क्या हो गया, झड़प हुआ। झड़प की वजह से क्या हो गया, 18 यात्रियों की मौत हो जाती है और 202 यात्रियों को जेल जाना पड़ जाता है इस झड़प की वजह से।
अब इसके बाद इस घटना का जो उपलक्ष्य में क्या हुआ, ये एक घटना हुई, इसकी वजह से इसकी याद में भारत सरकार ने 2014 में इस घटना की याद में 100 रुपये का सिक्का जारी किया था। आपको याद होगा 100 के सिक्के के बारे में। उस 100 के सिक्के को उन्होंने 2014 में भारत सरकार ने इसी घटना के उपलक्ष्य में जारी किया था। ये उल्लेखनीय है कि ऐसा हुआ था। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा ये क्लास खत्म होता है। हम लोगों ने आज के दो अपने टॉपिक को कवर किया है, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध था और दूसरा कामाघाटा मारू प्रकरण। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। और मेरा ये प्रयास है कि हम लोग जो हिस्ट्री है उसको इस तरीके से पढ़ें, समझते हुए पढ़ें। तो आपने इन सारी वीडियो को देख लीजिएगा। जैसे ही एक दो वीडियो बनाने के बाद मैं सारे वीडियो को एक साथ इकट्ठा करके एक बार एक्सप्लेन करूंगी, जिससे सभी चीज़ें ना रिकॉल हो जाए, हम लोग भूले नहीं इस बात को। ठीक है, तो आप लोग ये देख लीजिए और आने वाली यूपीटीजीटी और पीजीडी की तैयारी की आने वाली यूपीटीजीटी और पीजीडी की अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए और मन से पढ़िए। और हाँ, एक चीज़ और, फोकस करिएगा, बहुत अच्छे से फोकस करिएगा पढ़ाई के ऊपर, क्योंकि समय अच्छा है और वैकेंसी भी अच्छी है। दोनों का मिला जुला रूप है, समय भी अच्छा है और वैकेंसी भी अच्छी है। तो इस अच्छी वैकेंसी का और अच्छे समय का फ़ायदा उठाया जाए। ठीक है, चलिए।